मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और अब हम पॉलिटी की श्रृंखला में आज चर्चा करने वाले हैं राज्य प्रशासन के ऊपर, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बात की है स्थानीय प्रशासन के ऊपर और उससे आगे बढ़ते हुए राज्य प्रशासन पर बात करेंगे। राज्य प्रशासन में जब बात करेंगे तो देखिए, राज्य की कार्यपालिका को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। राज्य की कार्यपालिका का एक हिस्सा है गवर्नर, दूसरे हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय, तीसरे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चौथे हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो गवर्नर हो गए, ये तो संवैधानिक प्रमुख हो गए, राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो गए। जो चीफ मिनिस्टर हुए ये व्यवहारिक प्रमुख है और ये पॉलिटिकल व्यक्ति हुए तो ये व्यवहारिक प्रमुख हुए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर से जुड़ी हुई अवधारणा है और एडवोकेट जनरल जो है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है ना, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता, इन्हें भी राज्य की कार्यपालिका का एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो इसको आप तुलना कर सकते हैं जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उससे आप कंपेयर कर लीजिए कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे राज्य स्तर पर गवर्नर होते हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जो है केंद्रीय मंत्री परिषद होती है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वैसे ही राज्य स्तर पर जो है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। और जैसे राष्ट्रीय स्तर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ऐसे ही राज्य स्तर पर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं, है ना। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में पढ़ते हैं उनके बारे में, ऐसे ही राज्य स्तर पर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165 के तहत, आर्टिकल 165 के तहत हम लोग पढ़ेंगे। अब डिटेल में बात करते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गवर्नर के बारे में। और गवर्नर को भी हम 2 या 3 हिस्सों में देखेंगे। पहले हिस्से में हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर गवर्नर राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है और उनके जो है उनसे रिलेटेड क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है। इसके दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे राज्यपाल के जो विविध कार्य हैं, क्योंकि राज्यपाल के बहुत तरह के काम हैं। एक तो उनका सबसे प्रमुख जो है कार्यकारी शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर है। एग्जीक्यूटिव पावर के अलावा उनके पास जो है वैधानिक शक्तियां हैं, बहुत सारे जो है उनके पास विधायी लेजिस्लेटिव पावर भी है। लेजिस्लेटिव पावर के अलावा कुछ जुडिशियल पावर भी है और जुडिशियल पावर के अलावा यानी न्यायिक शक्तियों के अलावा कुछ फाइनेंशियल पावर भी है। लेकिन साथ ही साथ चर्चा करेंगे राज्यपाल के पास कुछ विवेकीय शक्तियां हैं, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर भी है, और कैसे प्रेसिडेंट के पावर के साथ कंपेयर करके भी देखेंगे कि राज्यपाल और प्रेसिडेंट के बीच की शक्तियों के बीच तुलना करके देखेंगे। तो ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण विषय इस टॉपिक के अंतर्गत आने वाले हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करते हुए जो है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो कृपया इसे जो है आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए सीधे चलते हैं विषय के ऊपर। गवर्नर, राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में मैंने बताया कि ये ड्यूअल रोल जो है इनके पास होता है। गवर्नर हैज द ड्यूअल रोल। ड्यूअल रोल का मतलब क्या होता है? ये 2 कार्य एक साथ जो है करते हैं। पहला, ये राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ठीक, पहली चीज ये है कि एग्जीक्यूटिव हेड। और कैसे एग्जीक्यूटिव हेड है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक प्रमुख है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य के प्रमुख कौन है, तो वहां मतलब यही होता है संवैधानिक प्रमुख कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, तो वहां पर इनका जवाब आता है राज्यपाल। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चीफ मिनिस्टर समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब संवैधानिक तौर पर प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रमुख होंगे। दूसरा जो इनका काम रहता है, चूंकि इनकी नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति द्वारा होती है और ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। ही ऑल्सो वर्क एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। तो 2 काम हो गया, एक तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करना और दूसरा राज्य के कार्यकारी प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करना। तो ये हो गया राज्यपाल का ड्यूअल रोल, यानी हमारे जो राज्यपाल हैं ये राज्य में रहते हुए दोहरी भूमिका का निर्वाह करते हैं। आर्टिकल 153 जो है
उसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होंगे, प्रत्येक इन एवरी स्टेट देयर शुड बी ए गवर्नर, आर्टिकल 153 है ना, प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होंगे। लेकिन देखिए इसमें एक अमेंडमेंट किया गया। कई बार आपने देखा होगा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के भी एक राज्यपाल हो सकते हैं, तो ये अमेंडमेंट आया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1956 में। तो उसमें ये व्यवस्था की गई कि अगर ऐसी कोई स्थिति हो कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही गवर्नर की आवश्यकता पड़ गई हो या मजबूरी में ऐसा अपॉइंट करना जरूरी हो गया तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल ही हो। तो क्या क्या प्रावधान हो गया, अब इसमें थोड़ा अमेंडमेंट करके देखिए आप कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति भी की जा सकती है। ये आर्टिकल 153 में संशोधन के बाद इसे आप समझ सकते हैं। तो ये आर्टिकल हो गया 153। और देखिए आर्टिकल 154 में अगर आप जाएंगे 154 में, तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है ना, सब राज्यपाल के नाम से ही होता है। जो भी काम होगा राज्य का वो राज्यपाल के नाम से होगा, तो उसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव वर्क ऑफ द स्टेट इज डन बाय द नेम ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल के नाम से ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो की जाती है। आर्टिकल 154 यहां जिक्र नहीं है बीच में, तो आप ये समझिएगा कि 154 जो है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। 155 अनुच्छेद 155 इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। अब यहां पर भी एक बात आती है कि भाई जब राज्यपाल जो है राज्य के, और जब हमने व्यवस्था की है कि भाई केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति होंगे, ऐसे ही राज्य स्तर पर राज्यपाल होंगे। जैसे केंद्रीय स्तर पर राष्ट्र के जो संवैधानिक प्रमुख हैं राष्ट्रपति हैं, वैसे ही राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल हैं। तो फिर राज्यपाल को नियुक्त क्यों किया जाता है, अब ये प्रश्न आता है। तो भाई इसके बारे में जो हमारा संविधान सभा था वहां पे चर्चा हुई थी कि राज्यपाल को कैसे नियुक्त किया जाए। तो वहां पर कई बातों पे चर्चा हुई और इसमें यह निष्कर्ष निकला कि हम अमेरिका की तरह डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करेंगे राज्यपाल का, हम अमेरिका की तरह राज्यपाल का डायरेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं करेंगे, और न ही राष्ट्रपति की तरह हम उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे। तो क्या करेंगे, हम राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति के माध्यम से नियुक्त करेंगे। तो क्यों ऐसा क्यों किया गया, तो इसके बारे में सोचा गया। देखिए अगर राज्यपाल का राज्यों में चुनाव कराया जाए तो क्या होगा, एक तो हम मुख्यमंत्री का ऑलरेडी करते ही हैं, और मुख्यमंत्री का चुनाव कराएं फिर राज्यपाल का भी कराएं, तो 2 सेंटर ऑफ पावर बन जाएंगे। भाई वो भी जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री, और इधर भी जो है हमारे राज्यपाल भी जनता के माध्यम से चुने गए, तो पावर सेंटर जो है 2 हो जाएंगे। और इसके कारण जो है जो बेसिक प्रिंसिपल है ना यूनिटी ऑफ कमांड का, जो सिद्धांत है शासन को संचालित करने का, वो वायलेट हो जाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड गड़बड़ हो जाएगी, डिस्प्यूट बना रहेगा। इसीलिए उन्होंने एक चीज ये कर दिया कि भाई राज्यपाल को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाओ, और चीफ मिनिस्टर जो कि विधानसभा के चुनाव और विधानसभा में बहुमत में जो भी पार्टी मेजोरिटी में होती है वो अपना नेता चुनते हैं और वो फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनको व्यवहारिक प्रमुख बनाओ। तो ये एक रास्ता निकाला कि इस तरह से हम राज्यपाल को जो है सीधे जनता द्वारा नहीं चुनेंगे, और इससे संघर्ष की स्थिति से बचना ही मुख्य उद्देश्य था। दूसरी बात क्या थी, फिर चुनाव, भाई भारत जो है उतना अमीर देश भी नहीं है, बार बार चुनाव कराने से बहुत पैसा खर्च होगा। भाई आप ऑलरेडी विधानसभा का चुनाव कराते हैं, विधान परिषद का कराते हैं, लोकसभा का, राज्यसभा का, और फिर एक और राज्यपाल का चुनाव सभी राज्यों में कराओ, तो फिर स्थिति बहुत खराब होगी, बहुत ज्यादा चुनाव पर पैसा लगेगा, तो इसलिए भी नहीं कराया। फिर यह है कि अगर हम राज्यपाल को चुनते हैं तो फिर वो पार्टी आधार पर चुनेंगे। अब जब पार्टी के आधार पर चुनेंगे तो निष्पक्षता, और जो निष्पक्षता है, इम्पार्शलिटी है, वो उसका क्या होगा, तो इम्पार्शलिटी खत्म हो जाएगा। और जो संवैधानिक प्रमुख होता है ना, वो निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, इम्पार्शियल होकर काम करना चाहिए। एनोनिमिटी ये भी एक गुण होता है प्रशासन का, यानी कि अनामता और निष्पक्षता के आधार पर काम करना चाहिए। तो इस तरह से उनको जब वो काम करेंगे निष्पक्षता के आधार पर, सभी पॉलिटिकल पार्टीज उनके लिए बराबर होंगी, तो विश्वास बढ़ेगा, जनता का विश्वास बढ़ेगा कि ये संवैधानिक प्रमुख हैं। और इस कारण से ये सिद्धांत को भी फॉलो करने के लिए यही तय किया गया कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को जो है वो नियुक्त करेंगे,
और वो जब नियुक्त करेंगे तो नियुक्त करते समय ये है कि थोड़ी परंपराओं का अनुसरण भी करना पड़ता है। जैसे ट्रेडिशन ये रहता है कि जब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करें तो राज्य के मुख्यमंत्री से एक बार परामर्श ले लें, ये कर सकते हैं, ट्रेडिशन ये है। दूसरा ट्रेडिशन आजकल ये हो गया है कि जिस राज्य का आप राज्यपाल नियुक्त करते हैं ना राष्ट्रपति, तो कोशिश ये रहती है कि उस राज्य के व्यक्ति नहीं होने चाहिए, बाहरी व्यक्ति होनी चाहिए। जो हमने यहाँ भी लिखा होगा कि ये ट्रेडिशन बन गया है कि बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर राज्य के पॉलिटिक्स से रिलेटेड व्यक्ति होंगे तो वो निष्पक्षता अनामता का जो सिद्धांत है वो फॉलो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति को राज्य में राज्यपाल बनाया जाए। इस संबंध में केंद्र सरकार की जो सलाह होती है वो राष्ट्रपति को दी जाती है और राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक रूप से उनको नियुक्त करते हैं। तो ये तो हो गया राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कुछ प्रावधान। टेन्योर क्या रहता है? अच्छा, नियुक्ति का अर्हता, इनकी योग्यता क्या होगी, अर्हता, तो इसका जो है प्रावधान आर्टिकल 157 में किया गया। अर्हता का मतलब हुआ कि योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए। सिंपली ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। He has completed the age of 35 years, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये दो चीज होनी चाहिए, दो क्वालिटी, और बाकी जो ट्रेडिशन है वो उसका फॉलो कर ले। तो ट्रेडिशन तो देखिए कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, अगर वो मानते हैं तो अच्छी बात है, बाकी नहीं मानते तो उसके लिए कोई मजबूरी नहीं है। टेन्योर क्या होती है? देखिए टेन्योर का प्रावधान है आर्टिकल 156 में, अनुच्छेद 156 में। टेन्योर होगा राज्यपाल का? सामान्यतया 5 वर्ष का होगा। नॉर्मली इट शुड बी ऑफ 5 इयर्स, 5 साल का होना चाहिए। लेकिन इसमें यह भी रहता है कि भाई प्रसाद पर्यंत, किसके प्रसाद पर्यंत? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर रह सकते हैं। तो इसको लेकर के कभी कभी विवाद भी आया। तो एक बार न्यायालय कोई प्रकरण आया तो वहां पर न्यायालय ने बोला भाई ये तो ठीक नहीं है कि राज्यपाल जैसा संवैधानिक पद जो है वो प्रसाद पर्यंत हो, उसके लिए कोई उनको हटाए जाने की कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं हो। तो आप देखेंगे कि संविधान में राज्यपाल के अपॉइंटमेंट का तो प्रावधान है, लेकिन उनके रिमूवल का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति जो है जब चाहे उनको जो है वापस बुला सकते हैं, जब चाहे जो है एक राज्य से दूसरी जगह जो है उनको स्थानांतरित कर सकते हैं, इस तरह के प्रावधान है। और कई बार इसके कारण दिक्कत भी आती है। जैसे एक केंद्रीय स्तर पर एक पार्टी की सरकार है और जब वो पार्टी की अगली सरकार जब बनती है और उस पार्टी की नहीं बनती, तो आप देखेंगे कि राज्य के राज्यपालों को बदल दिया जाता है या हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सब राज्यपाल के संबंध में कुछ व्यवस्था है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि इनकी पदावधि जो होती है सामान्यतया 5 वर्ष के लिए होती है। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी अप टू द डिजायर ऑफ द प्रेसिडेंट जो काम करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे इनको वापस बुला सकते हैं या उनको वहां उनके एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी ये सारा काम अपनी मर्जी से नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की सलाह जो है वो जरूर लेते हैं और उसके आधार पर काम करते हैं। जहां तक त्याग पत्र का सवाल है, राज्यपाल जो है अगर इनको त्याग पत्र देना हो तो रेजिग्नेशन वो राष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकते हैं। राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे और पद से जो अगर वो स्वीकार करते हैं तो पद से उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यही मैंने बताया कि संविधान में ऐसी कोई विधि नहीं है जिसके तहत राज्यपाल को हटाया जाए। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय उन्हें वापस बुलाया जा सकता है। तो ये आप समझ ही गए होंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, राज्यपाल अगर कई बार ऐसा होता है कि राज्यों में उपराज्यपाल का कोई पद नहीं होता है, तो कई बार ऐसा होता है राज्यपाल नहीं है तो फिर उनका काम कौन देखेंगे। तो जब राज्यपाल नहीं होते हैं ना, तो आर्टिकल 158 में ये प्रावधान है, अनुच्छेद 158 में, कि जो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे या फिर अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो उतने समय के लिए, जब राज्यपाल नहीं है उतने समय के लिए वो क्या कर सकते हैं, अस्थायी तौर पर राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं। तो यहां पर भी ये ध्यान रखने का है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नर जो है कौन काम को देखते हैं, तो वो देखते हैं जो हाईकोर्ट राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कोई भी सीनियर मोस्ट जज जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश है वो इनके काम को देख सकते हैं। शपथ आर्टिकल 159।
अनुच्छेद 159 शपथ जो है ओथ किसके सामने लेते हैं? तो राज्यपाल की जब नियुक्ति होती है तो ये हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं या सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनके सामने क्या करते हैं? ये शपथ लेते हैं। इनके शपथ के लिए जो है ये प्रावधान किया गया है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है उस समय तो कोई भी जो मोस्ट सीनियर जो जज होते हैं उनके सामने ये शपथ ग्रहण करते हैं। अब बात आती है राज्यपाल के कार्यों की। ये महत्वपूर्ण हिस्सा है इस टॉपिक के अंतर्गत और इस हिस्से को हमने जो है 2 भागों में बांटा है। तो इस हिस्से में हम केवल आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इनका एग्जीक्यूटिव पावर क्या है। बाकी राज्यपाल के कार्यों को जैसे शुरू में बताया, एग्जीक्यूटिव पावर भी हम करेंगे यानी कार्यकारी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर भी देखेंगे अगले वीडियो में, विधायी शक्ति। इसके अलावा हम आपको बताएंगे वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर और न्यायिक शक्ति के बारे में भी चर्चा करेंगे और विवेकी शक्ति और राष्ट्रपति के साथ तुलना भी। लेकिन यहां पर देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है कि राज्यपाल को राज्य में अपने कार्यों को करने के लिए बहुत सारे पावर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट पावर दिए गए हैं और कार्यों को संचालित करने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। शुरू में ही बताया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। देखिए सभी कार्यकारी कार्य जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो गए ना राज्य के, वो सारे औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। आर्टिकल 154 में प्रावधान है। जो भी काम होंगे राज्य के, जितने भी कार्यकारी काम होंगे, एग्जीक्यूटिव फंक्शन होंगे, आर्टिकल 154 के मुताबिक वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, बाय द नेम ऑफ द गवर्नर। दूसरी बात, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं। एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 163 163, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 163 आर्टिकल 163 अलग से बताते हैं। आर्टिकल 163 में क्या प्रावधान है कि राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने के लिए टू गिव हेल्प एंड एडवाइस टू द गवर्नर देयर विल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद के प्रमुख कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। उस मंत्री परिषद के प्रमुख होंगे मुख्यमंत्री। चीफ मिनिस्टर विल बी द हेड ऑफ दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? जिसमें सभी स्तर के मंत्री होते हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री भी होंगे, राज्य मंत्री भी होंगे और उप मंत्री भी होंगे। तो उन सभी मंत्रियों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो राज्यपाल जो काम करेंगे ना वो उस मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेंगे, उस मंत्री परिषद की सहायता से काम करेंगे और उस मंत्री परिषद के प्रमुख कौन होंगे? जो मैंने बताया व्यवहारिक प्रमुख जो हैं कार्यपालिका की, राज्य की कार्यपालिका के मुख्यमंत्री, वो होंगे। ये व्यवस्था कहां है? आर्टिकल 163 में। लेकिन यहीं पर थोड़ी और भी चीजें कर दी गई हैं। ये भी कर दिया गया है आर्टिकल 164। हाँ, एक और आर्टिकल यहीं पे आप देख लीजिए। आर्टिकल 164 में ये व्यवस्था की गई है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति चीफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो क्या राज्यपाल अपनी मर्जी से तो देखिए नहीं करते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ती है जब विवेकी शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। जब राज्य में विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिले और ये तय ना हो पाए कि भाई कौन मुख्यमंत्री बन पाएंगे, तो फिर वो किसी बहुमत दल के नेता को बुलाते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। ये सिचुएशन कभी कभी आती है ना, हमेशा नहीं आती है। लेकिन अगर विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत मिल गया तो उस बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। विवेकी शक्ति अलग से पढ़ेंगे, वो मैंने बताया, वहां आएगी चर्चा में ये बात। तो आर्टिकल 164 में क्या बात की गई है कि राज्य में जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी हो तो राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण बात हो गई कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की, अदर मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट जो है वो भी राज्यपाल करेंगे। हाँ, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कुछ स्पेशल मिनिस्टर्स रखे जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यहां पर कुछ वेलफेयर मिनिस्टर्स भी रखने पड़ते हैं। ये भी आर्टिकल 164 के किसी सब आर्टिकल में ये प्रावधान किया गया है कि मिनिस्टर ऑफ वेलफेयर ऑफ ST, SC एंड बैकवर्ड क्लासेस, यानी अनुसूचित
जिन राज्यों में या तो अनुसूचित जनजाति ज्यादा है, या अनुसूचित जाति ज्यादा है, या फिर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, या फिर ये तीनों ही हैं, तो इनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, इन राज्यों में ऐसे कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। एकदम नहीं, जब मुख्यमंत्री सलाह देंगे उनको कि भाई ये हमारे कल्याण में वेलफेयर मिनिस्टर है, ये फल्ला मिनिस्टर है, और उनको जो है अपॉइंट करेंगे राज्यपाल। तो इस तरह से ये अपॉइंटमेंट का ये पावर हो गया। अपॉइंटमेंट पावर में और भी कुछ आर्टिकल आते हैं, जैसे आर्टिकल 165 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य के महाधिवक्ता, आर्टिकल 165 राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेंगे, तो वो भी राज्यपाल करेंगे। राज्य के महाधिवक्ता जो है, इसके बारे में अलग से एक टॉपिक आएगा। राज्य के महाधिवक्ता ये जो है राज्य सरकार की मदद करते हैं, जो बहुत सारे लीगल फंक्शंस होते हैं, कानूनी काम होते हैं, हाई कोर्ट में कोई बात प्रस्तुत करनी होती तो कौन करेगा, तो वो एडवोकेट जनरल जो होते हैं ना राज्य के, वही मदद करते हैं राज्य सरकार की, और इसे राज्य की कार्यपालिका का हिस्सा भी बना। लेकिन राज्य की कार्यपालिका का हिस्सा है, ये मीटिंग्स वगैरह में भाग भी लेते हैं, लेकिन जब वोटिंग का मामला आता है ना, तो जैसे अटॉर्नी जनरल में होता है कि वो कार्य जो भाग होते हैं, संसदीय जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग भी लेते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं करते। ऐसे ही एडवोकेट जनरल के बारे में भी होगा। तो यही चीज होती है कि यहाँ पर ये आर्टिकल ध्यान रखना है कि 165 के मुताबिक जो है एडवोकेट जनरल की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। और कुछ अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो राज्य निर्वाचन आयोग। अब राज्य निर्वाचन आयोग राज्यों में जो है वो बनाया गया कौन से आर्टिकल से, तो पंचायती राज वाला एक जो है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, अर्बन लोकल गवर्नमेंट वाला, ये जो 2 अमेंडमेंट आए, बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। हमारे इसी चैनल पर आपको ये दोनों ही विस्तृत रूप से आपको मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देखिएगा उसको। तो वहां पर देखिए आर्टिकल बताया हमने, आर्टिकल 243 के तहत, आर्टिकल 243 के तहत क्या होता है कि जो है राज्य निर्वाचन आयोग, और आर्टिकल 243 ZA के तहत भी, यानी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ जो है राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अब अगर राज्य निर्वाचन आयोग बनेगा तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति होगी ना, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर विल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति भले ही राज्यपाल द्वारा होती है, रिमूवल राज्यपाल द्वारा नहीं होता। रिमूवल के लिए तो प्रोसेस यही रहता है, रिमूवल बाय द प्रोसेस एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट। जैसे हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को रिमूव करते हैं, उसी प्रोसेस से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाता है, लेकिन नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, है ना। तो याद रख सकते हैं इसको। तो यहां तो मैं ज्यादा डिटेल में यहां नहीं जाऊंगा कि ये किस तरह से प्रोसेस जो हाई कोर्ट को रिमूव करने का है, आप इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर राज्यपाल के पावर के अंतर्गत जो है, राज्यपाल के जो कार्य है एग्जीक्यूटिव पावर, उसमें जो इलेक्शन कमिश्नर है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज, जो राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं ना, उन सब विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं गवर्नर, चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट। जो राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति, हिंदी में कहते हैं कुलाधिपति, चांसलर होते हैं, और इस नाते वो जो है कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं, यानी वाइस चांसलर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन हो गए, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हो गए गवर्नर, और जो वाइस चांसलर होते हैं ना यूनिवर्सिटीज की, उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके अलावा राज्य में जो पीएससी के एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, बिहार में है तो बिहार लोक सेवा आयोग, यूपी में है तो यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ऐसे बहुत सारे हर एक राज्य में लगभग जो है लोक सेवा आयोग होता है। तो जो लोक सेवा आयोग होते हैं ना, उन लोक सेवा आयोग के चेयरमैन
अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, ये भी आर्टिकल 316 के तहत, अनुच्छेद 316 के तहत ये जो है पावर राज्यपाल को है कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। तो ये प्रावधान भी है। लेकिन फिर रिमूवल का प्रावधान देखेंगे तो रिमूवल का प्रावधान जो है वो फिर राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो ये दो बात आपको ध्यान रखना है कि अपॉइंटमेंट, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन रिमूवल राज्यपाल नहीं करेंगे, रिमूवल करेंगे जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये सब इसलिए किया गया है कि तटस्थता बनी रहे, निष्पक्षता बनी रहे, कभी कोई अगर बायस्ड होकर के कोई राज्यपाल काम करना चाहे तो न कर पाए, है ना। तो ये जैसे राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं और इनके जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, इनको संविधान के तहत इनको प्रोटेक्शन भी दिया गया, इनकी सुरक्षा भी की गई, इनकी कार्यकाल की सुरक्षा, तो इसलिए ये सब प्रावधान किए जाते हैं। तो ये भी हो गया। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण प्रावधान, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि राज्य में जो शासन व्यवस्था है वो ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा हो, जो शासन व्यवस्था है वो असंवैधानिक काम, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करते हैं, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देते हैं राज्य के शासन के बारे में। क्योंकि आपको शुरू में बताया था कि राज्यपाल जो होते हैं वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हैं। तो प्रतिनिधि के रूप में क्या काम हुआ, प्रतिनिधि के रूप में यह काम हुआ कि राज्य का शासन ठीक ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर राज्य का शासन ठीक ढंग से नहीं चल रहा है तो वो रिपोर्ट देंगे, किसको, राष्ट्रपति को देंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 के मुताबिक वो रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो सकती है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन रिपोर्ट देने का काम कौन करेंगे, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, रिकमेंड करना, रिपोर्ट देना, ये काम भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे महत्वपूर्ण काम एग्जीक्यूटिव वर्क के अंतर्गत आते हैं। अब इन आर्टिकल्स पर एक नजर फिर से डाल लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा यहाँ पर। तो पहली चीज जो हमने आपको यहाँ पर बताया कि राज्य की कार्यपालिका यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के कौन कौन से पार्ट हैं, व्हाट आर द पार्ट ऑफ द गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल। फिर आपको बताया कि गवर्नर का प्रावधान कहाँ है, तो आर्टिकल 153, ये भी आपने देख लिया अनुच्छेद 153 में। फिर यहां पर ये याद रखने की चीज ये है कि अब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये व्यवस्था कर दी गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकते हैं। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, राज्य का जितना भी कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें नियुक्त होती है, राज्यपाल में नियुक्त होती है। आर्टिकल कौन सा, 154। 155 में क्या बताया गया आपको, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। इसके अलावा 157 में क्या बताया गया कि इनकी अर्हता क्या है, तो अर्हता 2 ही है यहाँ पर, ये भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, बाकी कुछ ट्रेडिशन है। 156 इनके टेन्योर के बारे में उल्लेख है। सामान्यतः 5 वर्ष का इनका कार्यकाल रहता है, सामान्यतः 5 वर्ष का, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो ये कि प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर ये रह सकते हैं। 156 हो गया। और आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए आर्टिकल 159 में आपको क्या बताया, शपथ यानी कि ओथ किसके सामने लेते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट और द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द स्टेट, ये होता है। आर्टिकल 158 में क्या बताया आपको कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में राज्यपाल का जो काम होगा वो कौन करेंगे, तो वो भी बताया आपको कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अस्थायी तौर पर ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल 163 और 164 के बारे में आपने चर्चा की कि जो राज्य के जो राज्यपाल जो काम करते हैं वो राज्य मंत्री परिषद के परामर्श और सलाह पर काम करते हैं और राज्य मंत्री परिषद के प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं, आर्टिकल 163। दूसरी बात 164 में आपको क्या बताया, मुख्यमंत्री की नियुक्ति
किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, और मुख्यमंत्री के सलाह पर मुख्यमंत्री जो बोलेंगे कि भाई ये मंत्री हैं, ये अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अदर मिनिस्टर्स की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा होती है। साथ ही साथ कुछ राज्यों में जैसे एमपी है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब की संख्या ज्यादा है, उन राज्यों में आप देख रहे होंगे कि यहां पर कुछ वेलफेयर मिनिस्टर्स की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति 2 आर्टिकल में है, एक पंचायती राज वाला आर्टिकल 243 के और अर्बन लोकल गवर्नमेंट वाला 243 ZA के तहत जो है स्टेट राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी गवर्नर के द्वारा की जाती है। राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए ये कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल, और जो राज्य में लोक सेवा आयोग होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति आर्टिकल 316 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना हो, रिकमेंड करना हो तो, और आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया जाना हो तो ये रिकमेंडेशन जो है ये राज्य के संवैधानिक स्थिति या राज्य की गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट करते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति आर्टिकल 356 का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर हमने राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान और साथ ही साथ उनके एग्जीक्यूटिव पावर को हमने देखा। अगली क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे इनके जो लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, इनकी जुडिशियल पावर है, और साथ ही साथ आपसे वहां पर हम आपसे चर्चा करेंगे उनकी विवेकी शक्तियों के बारे में। और अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात होगी।